आदाब, चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और मैं हूं आपकी मेजबान सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप फोन उठाएं। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े के पीछे का मकसद ये है कि आपको अगर जिस्मानी या जहनी सेहत से जुड़ी हुई कोई परेशानी है और आपको लगता है कि किस जानिब जाना है या नहीं जाना है, तो इब्तदाई तौर पर जो मशवरे की जरूरत होती है ना आगे बढ़ने के लिए, वो मशवरा हम स्टूडियो में बैठकर और पैनल को शामिल करके लोगों को देने का काम करते हैं। जी हाँ, तो आज हमने कुछ खास मौजूआत को चुना है जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मौसमी वबा तो है ही, उससे कैसे निपटना है वो रोजाना हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और डिजीज है जिसने अभी जानवरों को परेशान कर रखा और कई अमवात भी हो रही है। उस डिजीज का नाम है लंपी डिजीज। तो अब सवाल उठता है कि जानवरों में फैली लंपी डिजीज जो स्किन डिजीज है, क्या वो इंसानों में भी आ सकती है, और अगर आ सकती है तो ये क्योरेबल है या नहीं है, ये अहम सवाल बना हुआ है। इसके अलावा जैसे कि कई रियासतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मालूम होगा, जो ज्यादातर गांव देही इलाके में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उन्हें इस डिजीज के बारे में मालूम होगा क्योंकि बहुत सारे जानवर, खासकर गायें और भैंसों की अगर बात करें तो उनमें लंपी डिजीज, लंपी स्किन डिजीज के अलामात पाई जा रही हैं। ऐसे में कई अमवात भी हो रही हैं। जो किसान भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उन्हें इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज भी रूरल एरियाज में जारी की गई हैं कि आखिर इससे बचने के क्या उपाय हैं और अगर इससे बचाना है खुद को, क्योंकि अगर किसी जानवर को इस तरह की डिजीज है तो इंसान भी उसकी देखभाल करता है, तो कहीं उसमें से ट्रांसफर होके इधर ना आ जाए। इब्तदाई तौर पर नाज़रीन आपको मालूम होगा कि मंकी पॉक्स को लेकर ये कहा गया था कि जो जानवर है स्क्वेरल और बंदर और इसी तरह से पेट कैट के हवाले से कहा गया था कि इन्हें दूर रखा जाए, कहीं इससे भी ना ये इंसानों में फैलता है। तो ऐसे में सवाल उठा कि क्या लंपी स्किन डिजीज इंसानों में ना आ जाए या आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये सवाल बरकरार है। इसके अलावा नाज़रीन आज हम बात करेंगे लिवर कैंसर की। जी हाँ, लिवर कैंसर की किस्में कितनी हैं और अलामात क्या हैं, अगर किसी को लिवर कैंसर है तो इसके स्टेजेस कितने होते हैं, क्योरेबल किस हद तक, किस स्टेज तक होता है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स अगर वो जान नहीं पा रहा है, पता नहीं है आपके अपने घर वालों को, आपको खुद कि आपको कहाँ पर दर्द है, क्या पेन हो रहा है, क्या आपको जाहिर से ये जो शिकायत हो रही है इसका कहीं कनेक्ट लिवर के साथ तो नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमने खास मेहमानों को मदऊ किया है। खास मेहमान दरअसल हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, तो लिवर कैंसर पर भी आज बातचीत होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका हम तारुफ कराएं। उससे पहले एक खास मेहमान को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर शहनवाज कुल्लू साहब हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं एंड लिवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आपका वेलकम करते हैं इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू को चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि लिवर कैंसर की अलामात क्या है और साथ ही साथ ये बताइएगा कि इसकी कितनी किस्में होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। लिवर कैंसर ब्रॉडली देखा जाए दो तरह का होता है। एक वो लिवर कैंसर्स होते हैं जो लिवर का बजात खुद अपना कैंसर होता है, जो वहाँ से उसके अंदर से पैदा हुआ होता है। दूसरी किस्म वो कैंसर की है जो कहीं और का कैंसर था, फिर फैल के वो लिवर तक पहुँच गया, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इस तरह से ब्रॉडली हम देखेंगे तो दो तरह की लिवर कैंसर्स हैं। एक लिवर का अपना कैंसर जिसको टेक्निकली हम टर्म बोलते हैं HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और दूसरे वो कैंसर जो लिवर के बाहर से आके लिवर तक पहुंच के उसमें फैल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब इनकी अलामात अलग अलग हैं, डिपेंड करता है। जैसे अगर लिवर का अपना कैंसर है तो इसकी अलामात काफ़ी देर बाद पता चलती हैं पेशेंट को, और जब इसके अलामात आते हैं कई बार कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है।
और जो लिवर मेटास्टेसिस है उसके अलामात इस तरह से होते हैं कि अगर वो मान लीजिए इंटेस्टाइन आंतों से आया हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स में आ सकता है जिनको पहले आंतों का कैंसर आया हो, जिनको पहले उसके लिए ट्रीटमेंट सर्जरी जो कुछ हुआ है, उन पेशेंट्स में भी आ सकता है। या लिवर मेटास्टेसिस अप फ्रंट पहली बार किसी को प्रेजेंट करे कि उसको पता ही नहीं चला कि आंतों में कैंसर था, वो फैल भी गया और फिर वो लिवर तक पहुंच गया और लिवर तक आने के बाद वो उसको पता चला। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है? नॉन स्पेसिफिक पेन, जो लिवर का एरिया है उस एरिया में दर्द होगी पेशेंट को, वहाँ पे हैवीनेस या फुलनेस की शिकायत रहेगी, या फिर जब एडवांस स्टेज में बढ़ जाता है कैंसर तो पेट में पानी आ जाता है जिससे पेट टाइट और फूल जाता है। हाँ। और कहीं पेशेंट्स में एज जॉन्डिस भी ये प्रेजेंट करता है कि उनको पीलिया हो जाता है। और जब पीलिया की फिर जांच होती है कि किस वजह से पीलिया हुआ है तो पता चलता है कि ये लिवर कैंसर की वजह से पीलिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को क्या जिन्हें वोमिटिंग की शिकायत होती है तो क्या उन्हें भी लिवर कैंसर हो सकता है? जी, जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं लिवर कैंसर के, जो मतलब नॉन स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि वो लिवर कैंसर में आ सकती हैं वो चीज़ें, मगर वो होने का मतलब ये नहीं है कि इसको लिवर कैंसर है। जैसे वोमिटिंग है, एडवांस स्टेजेस में जब लिवर कैंसर जाता है तो हाँ ये वोमिटिंग कर सकता है, पेशेंट वोमिटिंग लेके आ सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि जिस किसी को भी वोमिटिंग हो रही है तो उसको ज़रूरी लिवर कैंसर ही है। तो ऐसे में अगर किसी को लिवर वोमिटिंग हो रही है और बार बार हो रही है या दवाई से ठीक नहीं हो रही है तो उसको जांच जरूर करानी चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो पता कर लेंगे कि किस वजह से हो रही है। बिल्कुल। तो अलामात के बारे में हमने जाना डॉक्टर शहनवाज से और साथ ही किस्मों के बारे में हमने जाना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिवर कैंसर आखिर होता कैसे। डॉक्टर शहनवाज जी, देखिए जैसे मैंने क्या किसी चीज की डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से होता है, जैसे बहुत सारे टोबैको का नोश करते हैं लोग तो ग्लैंड्स भी निकल आते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनके माउथ में लोअर ट्रैकिया उसमें दिखता है। कई सारे लोगों का ये देखने को मिलता है कि कान के पास बहुत ग्लैंड निकल आई बड़ी सी। तो लिवर कैंसर भी क्या उन्हीं लोगों को होता है जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं? लिवर कैंसर अगर देखा जाए तो अक्सर वो बेशतर जो इसके वजूहात हैं, सबसे अवलीन वजह जो है उसकी हेपेटाइटिस है, चाहे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी मिला के अगर देखा जाए, ये एक बहुत ही आम वजह है लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। और हेपेटाइटिस बेसिकली जिसको हम आम फहम ज़बान में पीलिया कहते हैं, अगर ये वायरस की वजह से हुआ है, हेपेटाइटिस वायरस बी की वजह से या हेपेटाइटिस वायरस सी की वजह से, क्योंकि ये बहुत साल तक अंदर ही अंदर चलता रहता है ये इन्फेक्शन और ये लिवर को डैमेज करता रहता है। जब लिवर डैमेज हो जाता है एक स्टेज तक तो उस डैमेज लिवर को बोलते हैं सिरोसिस, मतलब लिवर सुकड़ जाता है और साथ ही साथ वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो इस सुगड़े हुए सख्त लिवर को जो नाम बोलते हैं वो है सिरोसिस। अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस हो गया तो इसमें लिवर कैंसर आने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं मतलब करीबन 100 गुना ज़्यादा चांस हैं इसमें कैंसर आने के। अब सिरोसिस की जो वजह हैं उन सब की वजह से लिवर कैंसर हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह मैंने बताया हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। दूसरी अहम वजह है शराब नोशी, जो अल्कोहल कंजप्शन है, इससे लिवर में डैमेज हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। और अल्कोहल की वजह से लेटर ऑन जब सिरोसिस हो गया तो उसके बाद इसमें लिवर कैंसर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में जब लिवर कैंसर आ जाए तो इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे अगर लिवर कैंसर बहुत छोटा है और सिर्फ एक जगह में महदूद है तो उसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी आसानी है और उसका ट्रीटमेंट क्यूरेटिव भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल लिवर कैंसर फ्री हो जाएगा, उसके जिस्म में कैंसर नहीं रहेगा। बट जो कैंसर बढ़ जाता है और दूसरी लिवर के हिस्सों में चला जाता है
या लिवर की जो नसें होती हैं, पोर्टल वेन होती हैं या हेपेटिक वेन्स होती हैं, उनमें चला जाता है तो इसका इलाज और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए इलाज के हिसाब से तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में लिवर कैंसर है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी से ही निकाला जा सकता है, या एक और टेक्निक है जो रिसेंटली हमारे पास आई है, उसको बोलते हैं RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें ये किया जाता है कि एक सुई जो है अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन की गाइडेंस में लिवर कैंसर के पास ली जाती हैं, और वो जो नीडल होती है उसका टिप जो होता है वो एक इलेक्ट्रोड की तरह उसको बर्न कर देता है अंदर ही अंदर। इस टेक्निक को बोलते हैं RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो लिवर कैंसर लिवर के अंदर ही जल जाता है और नीडल जो है ट्रीटमेंट के बाद बाहर निकाल दी जाती हैं। करीबन 1 घंटे का एक ट्रीटमेंट है, मगर ये सिर्फ तभी कारामद है जब लिवर कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। अगर लिवर कैंसर फैल गया था लिवर के अंदर तो फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, कई पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। मेरा वही सवाल था कि आखिर किस वक्त में लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो जाहिर सी बात है जब लीवर काम करना बंद कर देगा, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होगा, एक्टिव नहीं रहेगा, उसी वक्त लिवर ट्रांसप्लांट करते होंगे। अब लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या वो इंसान वैसा ही रह जाता है जैसे वो पहले था? अगर उसके क़ुव्वत की बात करें, ताकत की बात करें, तो सब कुछ वैसा ही रहता है, कुछ चेंजेस तो नहीं आती? डॉक्टर शहनवाज, देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स में किया लिवर ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनका लिवर या तो इंतहाई दर्जे तक खराब हो गया होता है, एक, या फिर उनके लिवर में कैंसर आया होता है जो सर्जरी से या RFA से निकाला नहीं जा सकता हो। तो उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचता है कि उनका लिवर बदल दिया जाता है, जिससे लिवर भी नया लग जाएगा और उसमें जो कैंसर है वो भी बाहर चला जाता है। पर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ अहम चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो है लिवर की दस्तयाबी। लिवर जो है हमारे पास इतना दस्तयाब नहीं होता है जिस तरह से वेस्ट में है, जहाँ पे कैडेवरिक डोनेशन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सिस्टम है बहुत एस्टैब्लिश्ड है। तो इस वजह से लिवर दस्तयाब न होने की वजह से कैडेवरिक डोनर नहीं मिलता पेशेंट्स को। और फिर जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है लिविंग डोनर, मतलब आपकी फैमिली में से कोई अपना आधा लिवर डोनेट करके आपको दे दे। इसमें अपने चैलेंजेस हैं, कोई होना चाहिए, फिर वो तंदुरुस्त होना चाहिए, फिर वो देने के लिए रेडी होना चाहिए, और इसमें खर्चा है, बाकी सब चीज़ें हैं। बट अगर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया किसी भी वजह से उसको करना पड़ा, तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें बताता है 80 to 85% पेशेंट्स का जो 80 to 85% पेशेंट्स में सक्सेसफुल रहता है और काफ़ी सेहतमंद ज़िंदगी वो गुजारते हैं। तो 82 से लेकर 85% लोगों में रिसर्च ये कहती है, डॉक्टर शहनवाज साहब ये बता रहे हैं कि सक्सेसफुल रहता है लिवर ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डोनर्स आखिर क्यों हिंदुस्तान में कम है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेदारी या कम है, अवेयरनेस कम है, इसलिए डोनर ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। आलमी सतह पर देखा जाए, जैसे कि डॉक्टर शहनवाज साहब ने कहा कि वहाँ ईज़िली मिल जाता है और फरावानी एक तरीके से होती है। अगर किसी को चाहिए होता है या ट्रांसप्लांट किसी को कराना है किसी पेशेंट को, तो उन्हें ईज़िली मिल जाती है। लेकिन यहाँ बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जल्दी से डोनर नहीं मिलते, या फिर अगर वो लेना भी चाहे ट्रीटमेंट के तौर पर तो बहुत महंगे कॉस्ट पे होता होगा। जाहिर सी बात है इसका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होता होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या डोनर कैसे हो? तो एक और यहाँ हिंदुस्तान में एक चीज़ है, पता उसको शायद टैबू कह सकते हैं, टैबू तो नहीं, आप उसे एक डर कह सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं लोग, जिनका इंतकाल हो गया होता है। बहुत सारे हम ये देखते हैं कि इस एक्टर ने या इस एक्ट्रेस ने मरने के बाद पहले ही ऐलान कर दिया कि उनके ये ऑर्गन्स डोनेट किए जाएंगे। तो क्या ये अमल इंटरनेशनल सतह पर ज़्यादा होता है और हिंदुस्तान में ये कम होता है क्या, डॉक्टर शहनवाज? जी, वजह फरमाया आपने।
डोनेशन का है, ऑर्गन डोनेशन। बिल्कुल, मैं आपका जवाब सुनूंगी। खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नरेश चावला साहब। आप नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। वेलकम करते हैं आपका इस्तकबाल। जी डॉक्टर शहनवाज साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करिए। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया हैं या बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें ऑर्गन डोनेशन का रिवाज बहुत ही कम है। मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ अगर हो जाए और उनकी फैमिली उसके बाद या वो खुद वो शख्स उसने वसीयत कर रखी होगी कि मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट किए जाए, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा बहुत कम है तो ऑब्वियसली बहुत कम लिवर्स अवेलेबल होंगे या बहुत कम ऑर्गन्स डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, चाहे किडनी हो, चाहे बोन्स हो, चाहे कॉर्निया हो, जो आँख होती हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसका रुझान है, काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं लोग और डोनेशन हो रही है। और वहाँ पे ये सिस्टम काफ़ी इवॉल्व्ड है कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाए एक्सीडेंट में, तो उसमें उसकी मौत हो गई, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं टाइमली तरीके से। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से ऐसा बहुत एलॉबरेट सिस्टम नहीं है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो इसको किस तरह से हार्वेस्ट किया जाए। हालांकि पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ बना के रखी हैं, मगर लोगों में वो बेदारी नहीं है, वो शोर नहीं है शायद कि इस चीज़ का हम फायदा उठा सकें। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर नरेश चावला अभी इस सवाल का जवाब दें कि आखिर क्या वजह है कि ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन की बात तो अब आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले ब्लड डोनेट भी लोग नहीं करते थे, अब लोग अवेयर हो चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी जगह जगह लगते हैं, लोग दे देते हैं। पहले ये होता था कि ब्लड भी अगर कोई डोनेट करके आता था तो घर वाले उसे डांटते थे, लेकिन अब बहुत हद तक ये चीजें कम हो गई हैं। लेकिन ऑर्गन डोनेशन को लेकर शायद अभी वो अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच पाई है डॉक्टर नरेश चावला, जैसे कि डॉक्टर शहनवाज साहब कह रहे थे। मैं आपको सनावाइस में कुछ सच्चाइयां बता दूं। जहां तक ब्लड डोनेशन की बात है, देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान का डेटा तो नहीं जानता, लेकिन मैं दिल्ली का डेटा जानता हूं। जो हमारी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 लाख की है दिल्ली अलोन में, और तकरीबन 2.25 लाख वॉलंटरी डोनेशन से होता है। क्योंकि ब्लड डोनेशन मेरे लिए बहुत ही पैशनेट मुद्दा है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा ब्लड डोनेट करता भी हूँ और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज भी करता हूँ। मैं सना आपको बता दूं, मैं खुद अभी तक मैं इस समय 63 साल से ऊपर हूँ और मैं 136 बार खून दे चुका हूँ आज तक। और अभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं साल में 2 या 3 बार अभी भी देने की कोशिश करता हूँ। जहां तक बात चली ऑर्गन डोनेशन की, देखिए ऑर्गन डोनेशन कई किस्म की है। एक तो है लाइफ के दौरान और एक लाइफ के बाद। लाइफ के बाद जहां तक आई डोनेशन पिकअप कर चुका है, मैंने अपने माता पिता दोनों की अंतकाल के बाद दोनों की आईज डोनेट की, लेकिन आज भी हम देखते हैं कई लोग प्लेज कर देते हैं, लेकिन जब आंख देने की बात आती है तो टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करते वगैरह वगैरह। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में प्रैक्टिकली सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ताजे होते हैं, तो प्रैक्टिकली हर चीज उनकी ली जा सकती है। उनका आंख से लेके, किडनी से लेके, लिवर से लेके, बोन मैरो से लेके सब कुछ लिया जा सकता है। लेकिन लोग बात हाँ नहीं कहते। तो मेरे हिसाब से बकायदा एक संस्था हिंदुस्तान में है जो इसी काम के लिए बनाई गई है। अच्छा। उसको हम कई बार जब वो कैंप्स में आते हैं वो लोग उनको प्लेज भी करते हैं कि हम मरने के बाद सब कुछ दे देंगे, अपनी बॉडी भी डोनेट कर देंगे मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल डॉक्टर्स के डिसेक्शन वगैरह के लिए। लेकिन हमने देखा है कि जब बात आती है, चाहे किसी भी मजहब के हों वो, लेकिन अंत बात आती है तो लोग बात नाट जाते हैं या इमोशनल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा ना कर देते हैं। तो आपने पूछा हम क्या कर सकते हैं या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कर सकती है, तो एक ही जवाब है कि वी हैव टू मेक पीपल अवेयर। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 10 लाख डॉक्टर्स हैं, कोने कोने में हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, मौतें उनके सामने होती हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में होते हैं कि किसी भी लोग को मोटिवेट करने में। अगर हम 10 को मोटिवेट करेंगे तो मैं समझता हूँ 10 में से 3, 4, 5 तो मानेंगे,
तो हमारे हिसाब से आने वाले समय में समाज विकसित होगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी कि इससे अगर किसी के जाने के बाद किसी दूसरे का फायदा हो सकता है तो फायदा क्यों ना दिया जाए। तो ऐसे में अगर ये अवेयरनेस अगर हो जाती है, फैल जाती है इंडिया में, तो जो ट्रीटमेंट होता है ऑर्गन्स का वो कम कीमत में भी होगी। बिल्कुल। हाँ। आपको बता दूं, छोटा सा आई डोनेशन की हमारे देश में 2-3 साल की जो कॉर्निया की लाइन लगी हुई है कि 2 साल बाद मिलेगा, ये मिलेगा। श्रीलंका जैसे देश में आई डोनेशन सरप्लस है, यानी कि उनके पास आंखें ज्यादा पड़ी हैं और लेने वाले कम हैं। तो हमारे देश में देखो ना, थोड़ा सा ये, अब देश बहुत बड़ा है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। इवन आंखों के लिए भी देखो 6 घंटे के अंदर आंख निकालनी होती है, तो कई बार पता ही नहीं चलता कि टीम ही नहीं पहुंची, लेट पहुंची या इन्फॉर्म लेट किया। तो समहाउ नोटा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गन डोनेशन में इन्वॉल्व है, इसको और इसका रोल थोड़ा बढ़ना चाहिए, इसकी फंडिंग बढ़नी चाहिए, इसको जगह जगह पे लायंस क्लब की मीटिंग्स में, रोटरी क्लब की मीटिंग्स में, दूसरी एनजीओ की मीटिंग्स में, धार्मिक मीटिंग्स में, डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग्स में, इनमें जाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तभी हम, ये कोई एक रात का काम नहीं है कि मैंने कह दिया या किसने कह दिया तो हो गया। इट हैज टू बी अ सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एफर्ट जो लगातार चलता रहेगा। तो कुछ सालों बाद हम समझते हैं कि कुछ इसमें कुछ तरक्की आएगी, क्योंकि नोटा का ऑफिस दिल्ली में ऑर्ली इंस्टीट्यूट के पास ही है, सर्विंग हॉस्पिटल के साथ में एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है और बहुत ही, हम ये नहीं कहेंगे काम नहीं कर रहे, बट आई थिंक दे नीड टू डू मच 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 मोर। उसकी सारी सब स्टेट्स में ब्रांचेस फैलाई जाएं, सब डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस फैलाई जाएं, तो एक टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा सना। तब हम कुछ उम्मीद करते हैं कि हमारा देश विकसित देशों या वेस्टर्न नेशंस के मुकाबले में ऑर्गन डोनेशन में कुछ आगे जा पाए। बिल्कुल, डेवलपमेंट के हवाले से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये तमाम चीजें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी अगर मुल्क को देखना है तो सबसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की गरीबी, पावर्टी और इसके अलावा एजुकेशन को देखा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते बताते हैं कि ये मुल्क किस हद तक या फिर ये देश या गांव किस हद तक विकसित है। डॉक्टर शहनवाज कुल्लू साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, चूँकि आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का मतलब, नाज़रीन अगर मैं सही हूँ, डॉक्टर शहनवाज हुसैन साहब इस पर अपनी राय भी रखेंगे कि ये डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। तो ये दोनों काम आप लोगों को करने में कुछ दिक्कतें तो नहीं पेश आती हैं? क्योंकि मेडिकल अगर में आप जाएं तो वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कैंप्स होते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप लोग ये दोनों चीज़ें आप ये करते हैं, तो इससे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होता? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल पूछने के लिए। तो मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, जब सर्जरीज इनिशियली इवॉल्व हुई, जब पहले सर्जरीज होने लगी, तो सर्जरी में ये होता था कि पूरा, जैसे अगर पेट है वो काटना है, सर्जन अपनी आँखों से देख रहा है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है और फिर अपने हाथों से वहाँ पे काट रहा है या जोड़ रहा है जो भी प्रॉब्लम है। जब सर्जरीज आगे जाके एडवांस हुई तो फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई कि अब पूरा काट के आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कैमरा अंदर जा सकता है, वो देखेगा। तो इस तरह से ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बनी। मगर जब इस चीज़ को थोड़ा और एडवांस ले जाए, अब कैमरा को भी देखने की जरूरत नहीं है, अब तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आपको अंदर जाए बगैर ही बता देते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। तो अगर इस चीज़ को हम बरोकार लाए कि हमें ऑलरेडी पता है अंदर क्या चीज़ है, तो आपको ना हाथ डालने की ज़रूरत है, ना कैमरा डालने की ज़रूरत है, बस आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरआई की गाइडेंस से अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक। ठीक है, मतलब रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनसे सिर्फ अभी तक डायग्नोज हो रहा था, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, उनको अब आप ट्रीटमेंट में भी दरकार लाए। तो जब इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का स्कोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और
खास करके इसका जो स्कोप है वो लिवर कैंसर में है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है लिवर कैंसर में, चाहे अर्ली स्टेज हो, इंटरमीडिएट स्टेज हो या एडवांस स्टेज हो। इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन है वो वेस्कुलर डिजीज़ में है। जो नसें हैं उनकी जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो पेट की नसें हो, छाती की नसें हो, जो हमारे टांगे हैं उनकी नसें हो, और सबसे जो अहम तरीन इसकी एप्लीकेशन है वो दिमाग की नसों में है। आपने सुना होगा जैसे स्ट्रोक अगर हो जाता है पेशेंट को तो इसका मतलब है कि उसकी नस में क्लॉट आ गया है या उसकी नस जो दिमाग की है वो फट गई है, उस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रोक। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल तरीकों से उस क्लॉट को निकाला जा सकता है ऑपरेशन के बगैर, क्योंकि हम सीटी स्कैन या एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं कि अंदर कहाँ पे क्लॉट है, उसको निकाला जा सकता है नस के अंदर ही अंदर, या अगर वहाँ पे कोई मेडिसिन डाल दी जाए जिससे वो क्लॉट जो है गल जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। और चूंकि ये बहुत एक नई एक टेक्निक है तो काफ़ी सारे शहरों में अभी भी अवेलेबल नहीं है, बट जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें अवेलेबल है। अगर आपका ऐसा कुछ आप जो नाजरीन है, अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इसमें तो लिवर कैंसर के बारे में आज हमने डीपली जाना डॉक्टर शहनवाज कुल्लू के जरिए। एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ जाते जाते डॉक्टर नरेश चावला आपसे, चूंकि अभी हम जहां देख रहे हैं मंकी पॉक्स, कोरोना तो चल ही रहा है, लंपी डिजीज जो है, लंपी स्किन डिजीज जानवरों में बहुत फैल रही है। अब जानवरों की देखभाल इंसान करते हैं तो क्या ये लंपी स्किन डिजीज इंसानों में भी ट्रांसफर हो सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं सना, हो क्या रहा है, कोरोना भी एक ज़ूनोटिक बीमारी थी, मंकी पॉक्स भी एक ज़ूनोटिक बीमारी है जो एसेंशियली पहले एनिमल्स में ही होती थी, बट समाव देखा गया है पिछले कुछ समय से जैसे जैसे इंसान जानवरों के किंगडम में ज्यादा घुसता जा रहा है, उसी तरीके से जानवरों की बीमारियां जो वायरस से ज्यादा जंप करते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, कहने वालों ने इतना तक कह दिया है आने वाले समय में ऐसी बीमारियां और बहुत आने वाली हैं। तभी हम कहते हैं भैया, अब जिसको कहते हैं ना भाई डेली 30-20-25 हजार केस कोरोना के डेली हो रहे हैं, कोविड-19 के हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट 10-12 केस अब दिल्ली में, हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स के भी हो गए हैं, और उसके बाद पूछा जाए होगा क्या, तो हम कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, आप अपना बचाव कीजिए, अननेसेसरी पैनिक मत कीजिएगा, अपना वही कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइएगा। तो उसके बाद मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में मत घुसना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आपको हैंड सैनिटाइज करना। अगर देखा जाए तो सना ये कोई इलाज नहीं है, ये एक शिष्टाचार है, ये एक डिसिप्लिन है, ये एक सफाई है, एक हाइजीन है। जाहिर सी बात है, इस बारे में सभी लोग जानते हैं, जानबूझकर इस पर अमल पैरा नहीं होते, यानी इग्नोर करते हैं। तो ये इग्नोरेंस आपके लिए खतरा भी बन सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है वरना और कई सवाल करते। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।